ग्रेवाल साहब, आपके पिताजी अध्यापक थे और अध्यापन कार्य बहुत ही मतलब नोबल कार्य है, जो क्योंकि वो रोल मॉडल के रूप में बच्चों को तैयार करता है, भविष्य के नागरिक तैयार करता है। तो आपके पिताजी की शिक्षाओं का आप खुद पर कितना असर पाते हैं और किस तरह से अपने पिताजी की शिक्षाओं को आज भी याद करते हैं? देखो, सारे का सारा पिताजी का ही असर है। और जो मेरी लाइन है, जो मेरे फैसले हैं, जो मेरे काम करने का तरीका है, जैसे मेरे पिताजी करते थे, मैंने तो वो उनको देख करके ही ये सारा वो अडॉप्ट किया है। और उनका काम देखते हुए भी कैसे करते थे, उसी हिसाब से जो समय समय के साथ और जैसे जैसे आदमी के पास जिम्मेवारी होती है, उस हिसाब से भी जिम्मेवारी किस तरीके से अच्छी निभाई जाए। ग्रेवाल साहब, आपका इंडियन एयरफोर्स में सिलेक्शन हो गया था और कुछ फैमिली परिस्थितियों की वजह से आपको छोड़कर वापस आना पड़ा, तो उसका कहीं ना कहीं आज कुछ ऐसा फील करते हैं कि काश मैं उधर होता तो इधर लेता ना होता? या मैं जब आदमी घर से चलता है ना, वो सोचता नहीं मैं क्या बनना है, और कई बार बात वो बन जाती है जो कभी सोची नहीं होती। एयरफोर्स में मेरी सिलेक्शन हुई, मेडिकल एग्ज़ाम वगैरह सब कुछ हो गया। वो 3 कॉल्स देते हैं, लास्ट कॉल जब आई तो गांव के लोग ही इकट्ठे होकर घर में आ गए, कहते भी हमने जाने नहीं देना। तो पिताजी वो इंटरेस्टेड थे, और छोटा भाई उसका तो रो रो के बेहाल था। वो छोटे भाई का नाम गुरमीत सिंह है, और अभी वो मेरी मदद करता है। वो 19 साल कनाडा में रहा है, लेकिन मेरी राजनीति की वजह से, समाज की सेवा की वजह से उसने कनाडा छोड़ रखा है, और सारा कामकाज वो संभालता है। पहले पिताजी संभालते थे, अब वो संभालता है, और उस हिसाब से मेरे को समय मिलता है। और इस पर लगे हुए हैं भी, कोई भी वो जो बात बोली है, जो आवे सो राजी जावे। सही बात है। हाँ जी, हाँ जी। ग्रेवाल साहब, उसके बाद एयरफोर्स में सिलेक्शन हुआ, देन आपने जो गवर्नमेंट जॉब ली एज ए क्लर्क, वो आपने एक ही साल में छोड़ दी। तो क्या फितरत में नहीं था सरकारी नौकरी करना, मतलब खुले आकाश में उड़ने की ख्वाहिश थी? देखो, एयरफोर्स में नहीं जा पाया। मेरे पिताजी की इच्छा थी भी ये नौकरी करे। उन्होंने मेरे को मंडीकरण बोर्ड में भर्ती करवा दिया, लेकिन जहाँ जहाँ भी मैं रहा, वहाँ से मेरे को कुछ ना कुछ शिक्षा मिलती रही। 1.5 साल मैंने मंडीकरण बोर्ड में सर्विस की। अब मेरे साथी ही मंडियों में लगे हुए, जो मंडी के सेक्रेटरी होते हैं, इंचार्ज होते हैं, लुधियाना के आसपास जितने भी लगे हुए हैं, मेरे कोलीग्स हैं। मंडीकरण बोर्ड के चेयरमैन साहब के साथ जो मेरा साथ साथी था, वो उनके साथ पीए के रूप में काम करता है, और मैं उनको सभी को प्रेम बहुत देता हूँ, क्योंकि हम सब साथी हैं। किसी की जिम्मेवारी कहीं लग गई, किसी की जिम्मेवारी कहीं लग गई, लेकिन इकट्ठे काम किया है। वो मैं समझता हूँ भी जहाँ जहाँ मैं रहा, चाहे मैं अपना थोड़ी देर वकालत की, मेरे पास अच्छे ब्रीफ थे, अच्छी मेरे पास भीड़ थी, लेकिन पार्टी की वजह से मैंने वो उसको छोड़ दिया। उसी हिसाब से मंडीकरण बोर्ड में जब काम किया करता था, तो मेरा 10-11 बजे टेबल बिल्कुल साफ मिलता था, और मैं सारा काम कंप्लीट कर देता था। लेकिन वो जो काम है, वो मेरे आज काम आ रहा है। मेरे को पता है कि कैसे ऑफिस को संभाला जाता है, रसीद डिस्पैच से लेकर के नोटिंग लगानी, फाइल कहाँ जहाँ जाती है, कहाँ रुकती है। जो मैं समझता हूँ वो मैंने जिंदगी में अपनी रिक्रूटमेंट्स पास की हैं। उन रिक्रूटमेंट्स जो पास की हैं, उनकी वजह से ही आज मेरा ऑफिस में मेरे को अभिमान नहीं, लेकिन मेरा ऑफिस अच्छा चल रहा है। मेरे स्टाफ के लोग मेरे साथ मेहनत करते हैं, वो मेरे को समझते भी हैं, और हमारा जो भी काम है ऑफिस का, वो सारे रजिस्टरों में, कंप्यूटर में दर्ज है। और जो जहाँ आदमी रहता है, वहाँ से सीख कर के आता है। और मेरे को एयरफोर्स में नहीं गया, वकालत के बाद मंडीकरण बोर्ड में जॉब की, और मंडीकरण जो बोर्ड में काम करते थे, वहाँ पर देखा भी क्लरिकल स्टाफ की क्या सोच होती है, ऑफिसर्स की क्या निगाह होती है। वो सारा कुछ मेरे को देखने को मिला। लेकिन मेरे माताजी ने बोला भी, बेटा अभी ये छोड़ दो, हमने ये नौकरी नहीं करनी, तू बहुत आगे बढ़ेगा। तो उनके कहने से मैंने छोड़ दिया, और वो माताजी का आशीर्वाद मिला हुआ है।
तो उसी हिसाब से मैं समझता हूँ कि मंडीकरण बोर्ड के ऑफिस से एक क्लर्क की कुर्सी से एक चेयरमैन की कुर्सी पर पहुंचा हूँ और नेशनल सेक्रेटरी हूँ भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा में। 11 अशोका रोड में ऑफिस मिला है, वहाँ कुर्सी मिली है। अगर मैं उस कुर्सी से चिपका रहता, अपनी माँ की बात ना मानता, यहाँ पर ना बैठा होता। कहीं ना कहीं माँ ने एक रास्ता दिखाया। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो ग्रेवाल साहब, आपने 1981 में एबीवीपी के वर्कर के रूप में शुरुआत की, अपने राजनीतिक पारी की शुरुआत की। देन आपने शायद 90 या 92 में बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता की। यस यस। तो उसके बाद आपने कभी पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। किसान के बेटा थे तो किसान मोर्चा पे हर स्टेप पे आप डटे रहे, तो उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल से बताइए। काम भी उस समय किया जब पंजाब में आतंकवाद था और एबीवीपी का कोई नाम नहीं लेता था। लोग गांव छोड़ करके शहरों में रहने लगे थे। शाम को लाइटें बंद हो जाती थी, दरवाजे बंद हो जाते थे, ये नहीं पता चलता था अभी अब किसकी बारी है। उस समय मैं छात्र संघ से काम शुरू किया था, तो भारतीय जनता पार्टी में आया। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा में मैंने मंडल में काम किया, फिर जिला में काम किया, फिर प्रदेश में काम किया। प्रदेश में युवा मोर्चा का अध्यक्ष हुआ, अब नेशनल सेक्रेटरी हूँ किसान मोर्चा में। और देखो, संगठन भी देखता है। हमारी जो पार्टी है वो मास और कैडर बेस्ड पार्टी है। हमारी पार्टी में ही अच्छी जगह मिल सकती है, क्योंकि यहाँ काम को देखा जाता है और काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो। वो मेरे पिताजी ने भी सिखाया था और संगठन ने भी यही आशीर्वाद, ये गुड़ती दी है, उसी हिसाब से काम कर रहा हूँ। ग्रेवाल साहब, 2012 में पंजाब इलेक्शन आ रहे हैं। बीजेपी अकाली का गठबंधन है। अभी हाल ही में रिजल्ट आए हैं, उसमें हरियाणा में बीजेपी और हज का गठबंधन ने जीत हासिल की है। तो आपको क्या लगता है ये जीत पंजाब में क्या मैसेज कन्वे करेगा? देखो, वहाँ हरियाणा में जो जीत हुई है वो हज का और भाजपा गठबंधन की जीत है और एक मैसेज है लोगों का कि एक शाबाशी है, क्योंकि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी श्रोमणी अकाली दल की सरकार है, जहां पर इतने बड़े तरीके पर विकास हो रहा है। और अब तो कांग्रेसी भी दबी जबान से बोलने लगे हैं भी इतना विकास हमने नहीं देखा था, पहले कभी नहीं देखा था, और लोग हमारे विकास से खुश हैं। भाजपा के पंजाब के फूल की खुशबू वो हमारे पड़ोसी अपने हरियाणा में प्रदेश में गई और उसकी वजह से इतना बढ़िया समर्थन मिला भी। कांग्रेस के जो जयप्रकाश थे उनकी तो जमानत ही जब्त हो गई और पंजाब में हमारी सरकार फिर से रिपीट होगी, क्योंकि हमने विकास किया है। लोग विकास चाहते हैं, विनाश नहीं चाहते। फिर वो विनाशकारियों को क्यों आगे आने देंगे? विकास की ही जय जयकार होगी। ग्रेवाल साहब, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का जो ग्राफ आपने पिछले 1 साल से जब से इसे ज्वाइन किया है, तो कितनी ग्रोथ कर पाए हैं और कितना मतलब लोगों का स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की तरफ जो ये हथकरघा उद्योग है पुअर पीपल को ज़्यादा अट्रैक्ट भी करता है, उनको सुविधाएं भी देता है। तो आपके जब से आप वाइस चेयरमैन आए हैं तब से कितना ही काम? उसमें ऐसा है कि अब सोच रहे हैं भी क्लस्टर्स बना करके लोगों को धंधे में जुटाया जाए, और आने वाले समय में मेरी कोशिश है भी जिले लेवल पर और जिले के बाद तहसील लेवल पर भी हम जाएंगे, लोगों को एजुकेट करेंगे और जोड़ेंगे जो बेरोजगार नौजवान फिर रहे हैं। हमारे को प्रॉब्लम तो ये आ रही है भी पंजाब में हमारी भारतीय जनता पार्टी श्रोमणी अकाली दल की सरकार है, केंद्र में कांग्रेस की अगुवाई में यूपीए सरकार है, और पंजाब के साथ हमेशा कांग्रेस पार्टी ने उनको पंजाब का साथ नहीं दिया। जम्मू कश्मीर के में इंडस्ट्रियलिस्टों को सुविधाएं दी जा रही हैं। हिमाचल प्रदेश में बेशक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारे अपने लोग हैं, लेकिन वहाँ पर भी केंद्र ने पैकेज दे रखा है, पंजाब को छोड़ रखा है। और पंजाब के जो कांग्रेस के लोग हैं ये लोगों से वोट तो ले जाते हैं, लेकिन वहाँ जाकर के पंजाब के उद्योग के लिए पैकेज की बात नहीं करते, सिर्फ दिल्ली और सोनिया जी को खुश करने में लगे रहते हैं भी उनकी कुर्सी ना जाए और उनको कुछ ना कुछ पोर्टफोलियो अच्छा मिलता रहे। मैं तो यही कहूँगा भी
भारतीय जनता पार्टी श्रोमणी अकाली दल के लोग, यहाँ की लीडरशिप जितना काम कर रही है, उस कांग्रेस के लोगों को, जो लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं, वहाँ पर बैठना नहीं चाहिए, जो क्योंकि पंजाब हमारा सभी का है और पंजाब में उद्योग तरक्की करेगा, पंजाब का उद्योग पंजाब में रहेगा तो पंजाब के नौजवान को भी बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और कोशिश है भी पंजाब की इंडस्ट्री अच्छी और मजबूत हो और उसमें हमारे जो मंत्री हैं तीक्ष्ण सूद जी, कैबिनेट मंत्री हैं उद्योग के, उन्होंने अच्छा योगदान डाला है और अच्छे अच्छे फैसले लिए हैं। जो उद्योगपतियों की लंबे समय से डिमांड्स थी इंडस्ट्रियल फोकल पॉइंट्स के बारे में, वो श्री तीक्ष्ण सूद जी के आने के बाद काफ़ी उसमें चेंजेस आई हैं और 102 करोड़ रुपए लगा करके हम पूरे प्रदेश भर के जो फोकल पॉइंट्स हैं उनकी नुहार बदलने जा रहे हैं। 31 दिसंबर तक पूरे पंजाब के जो इंडस्ट्रियल फोकल पॉइंट्स है, जो PSIEC के हैं, इंडस्ट्रियल एस्टेट्स हैं, चाहे वो हमने कारपोरेशंस को कहीं हैंड ओवर किए हैं, उनकी सड़कें, उनकी लाइटें, उनके सीवरेज सिस्टम और ग्रेड 2 का ये जो कनेक्शंस हैं वो अच्छा करने जा रहे हैं। उसमें एक बात मैं और भी बताता हूँ, 1977 में 1977 में भारतीय जनता पार्टी श्रोमणी अकाली दल की सरकार थी और मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल थे। उस समय इंडस्ट्रियल फोकल पॉइंट्स सरदार प्रकाश सिंह बादल जी ने बनवाए थे और कांग्रेस पार्टी की सरकार आई, उन्होंने ओन ही नहीं किया भी ये भारतीय जनता पार्टी और श्रोमणी अकाली दल वालों ने बनाए हैं, उन्होंने उनको तरजीह नहीं दी। और वो जो फोकल पॉइंट्स जिनकी मैं बात करने जा रहा हूँ वो बिल्कुल जंगल बियाबान बना हुआ था और ये भी कहावत है भी जो रूढ़ी की 12 साल बाद सुनवाई हो जाती है, लेकिन हमारे उद्योगपतियों को कांग्रेस वालों ने इतना खराब किया भी 33 साल बाद सरदार प्रकाश सिंह बादल, श्रोमणी अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। 33 साल बाद जो प्रकाश सिंह बादल जी ने, भारतीय जनता पार्टी श्रोमणी अकाली दल की सरकार ने इंडस्ट्रियल फोकल पॉइंट्स बनाए थे, हम ही उनको रेनोवेट करने जा रहे हैं, हम ही उनकी सड़कें और लाइटें वगैरह सारा कुछ सुविधाएं देने जा रहे हैं। और कोशिश है भी जो पंजाब का उद्योग है बढ़े और पंजाब के जो नौजवान है वो अपने ही प्रदेश में काम पर लगे। ग्रेवाल साहब, आप एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन के भी वाइस चेयरमैन है और काफ़ी विदेशी मुल्कों के भी आपने शेयर सेट किए हैं, तो NRIs को अट्रैक्ट करने के लिए आप मतलब किस तरह की स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं? उसमें जो हमने एडवर्टाइजमेंट्स दी हैं उसमें 10% हमने प्लॉट्स NRIs को दिए हैं और कोशिश है, मैं भी विदेश घूमा हूँ, गया हूँ, माननीय मंत्री जी भी गए हैं, हमारे CM साहब, डिप्टी CM साहब, सभी की कोशिश है भाई NRIs यहाँ आए और अपना पैसा लगाएं और उनको सुविधाएं भी हम दे रहे हैं। और हमारी ये भी कोशिश है भी जो आदमी आता है यहाँ पर काम शुरू करना चाहता है उसको ये ना लगे भी मैं यूरोप में काम शुरू करने जा रहा हूँ, जहाँ पंजाब सूबे में भी उसको कोई दिक्कत ना आए। उसके लिए हमने अधिकारियों को भी स्पष्ट दिशा निर्देश दे रखे हैं और अब तो मोबाइल का ज़माना है और 24 आवर्स हमारे मोबाइल खुले रहते हैं और वहाँ उनको सुनते भी हैं। हमारे जो स्टाफ हैं, हमारे कर्मचारी हैं, हमारे ऑफिसर्स हैं, वो सारे के सारे एकजुट होकर के, एक मन होकर के, जो CM साहब की, डिप्टी CM साहब की, हमारे मंत्री तीक्ष्ण सूद जी की जो उनकी लाइन है उस पर सारे लगे हुए हैं, पूरा परिवार की तरह काम करने। ग्रेवाल साहब, अगले साल जो पंजाब में इलेक्शन है, अभी मनप्रीत बादल अकाली दल से अलग हुए हैं, तो मनप्रीत जो फैक्टर है ये आने वाले इलेक्शन में कितना इफेक्ट करेगा और कौन सी पार्टी को उसके द्वारा ज़्यादा लॉस भुगतना पड़ेगा? पहले तो मनप्रीत का इतना कोई नुकसान होने वाला नहीं, दूसरा अगर नुकसान होगा तो जितने कॉमरेड्स हैं या कांग्रेसी हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं और जो लीडर्स थे जिनको पहले अच्छा लगा था वो भी सारे वापस आ गए। उसका यही चरणजीत सिंह बराड़ वो भी वापस श्रोमणी अकाली दल में आ गया और पंजाब में
तीसरे फैक्टर को कभी कोई जगह नहीं मिली और ना ही मिलेगी। और भारतीय जनता पार्टी श्रोमणी अकाली दल की सरकार और उसकी जीत बिल्कुल निश्चित है। जब भी मैं किसी नेता का इंटरव्यू लेने जाती हूँ तो खुद ब खुद सामने आ जाता है। एक खास बात देखिए कि मोस्टली नेता वकालत पढ़े हुए होते हैं। ये क्यों ऐसा होता है, या वकालत ही उनकी रूपरेखा तय कर देती है कि वो राजनीति? पहले मेरे को ये बताइए भी ये अच्छी बात है कि बुरी बात ये है? अच्छी बात है कि पढ़ा लिखा नेता ही देश को एक अच्छी सही दिशा दे सकता है। अगर अच्छी बात है तो मैं तो चाहता हूँ भी और भी नेता पढ़े लिखे हों, क्योंकि ये जरूरी नहीं भी वकालत करके कोर्ट्स में ही जाना है, और वो भी सेवा का काम है। सेवा अगर किसी को समय मिलता है तो उसको राजनीति की फील्ड में आकर के सेवा करनी चाहिए, क्योंकि अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग अगर इस फील्ड में नहीं आएंगे तो जब देश को चलाने वाले लोग ही पढ़े लिखे नहीं होंगे तो फिर उसका कैसा नक्शा होगा तो वो आप ही जान सकते हैं। भी इसमें यही है भी पढ़े लिखे लोग आए और वो कानून को समझें और कानून के मुताबिक अपने दफ्तरों के मुताबिक अपने सहयोगियों को साथ लेकर के काम करें। पल दो पल में आज इतना ही। ये थे हमारे खास मेहमान सुखविंदर पाल सिंह गरेवाल जी। गरेवाल जी, आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला, उसके लिए धन्यवाद। मनु जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, रूबरू चैनल का धन्यवाद, और रूबरू चैनल के सारे परिवार का, दर्शकों का मैं सभी को नमस्कार प्रणाम बोलता हूँ, और आशा करता हूँ कि आपका प्रेम ऐसे ही मिलता रहेगा और लोगों के साथ बात होती रहेगी। और ये भी कहूँगा भी कोई ना कोई फीडबैक हमें मिलेगी तो मेरे को अच्छा लगता है। उस कोई सामने चीज़ आती है तो आदमी उसको फिर और तरीके से, अच्छे बढ़िया तरीके से करता है, तो मेरे लिए खुशी की बात है। तो ये थे हमारे आज के खास मेहमान, पंजाब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन के वाइस चेयरमैन सुखविंदर पाल सिंह गरेवाल जी। इस हफ्ते इतना ही। अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय मुलाकात करवाएंगे एक और खास हस्ती से। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे इस वीकली प्रोग्राम में हर हफ्ते हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ जानी मानी हस्तियों से।